हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने जीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग मॉडर्न इंडिया के ही अपने चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और भारत आके अपनी स्थापना करती है, इस्टेब्लिशमेंट करती है। फिर धीरे धीरे करके भारतीय शक्तियों से उसका संघर्ष होता है और फिर भारत की कर्ता धर्ता, भारत की जो सत्ता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ जाती है। अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत पर नियंत्रण स्थापित करने का अपना प्रयास करना शुरू किया था, बताया था कि सबसे पहले बंगाल से शुरुआत हुई थी। जून 1757 प्लासी का युद्ध। तो जब जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई 23 जून 1757, तो ये जो प्लासी का लड़ाई थी ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हमारे इतिहास में माना जाता है, क्योंकि इसी के बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित होता है। हालांकि बाद में बक्सर के युद्ध के बाद और प्रमुखता से होता है, लेकिन प्लासी से इसकी शुरुआत हम मान सकते हैं। अब यहीं से हमारा जो आधुनिक भारत में अंग्रेज़ों की जो भूमिका बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ती है वो बहुत क्लियर कट दिखाई पड़ती है। और यहीं से अंग्रेज़ों ने जो अपनी नीतियाँ शुरू की, इसके बाद जो मेन आपको टारगेट बताया था कि अंग्रेज़ों का भारत में जो मुख्य लक्ष्य हुआ करता था वो होता था कमाई। वो कमाने के लिए आते थे, पैसा कमाने के लिए आ रहे थे, और उसके लिए जो उन्होंने अपनी नीतियाँ अपनाई, जो अपने पॉलिसीज़ अपनाई, उन्हीं पॉलिसीज़ का, उन्हीं नीतियों का रिएक्शन होना शुरू हुआ। और ये रिएक्शन बहुत लंबे समय तक हुआ, एक दीर्घकालिक प्रक्रिया चली। कि इनका आपको बताया था कि मुख्य ध्यान जो भू राजस्व पड़ा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम पर पड़ा, और 3 तरीके की भू राजस्व पद्धतियाँ इन्होंने अपनाई थी, जिसमें था जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। जमींदारी 19% पर थी, महालवाड़ी 30% पर, और जो रैयतवाड़ी थी वो 31% पर थी। और इन सभी में जो टैक्स का रेशियो था बहुत हाई था, बहुत हाई लेवल का टैक्स हुआ करता था। किसानों को अपनी उपज का 2/3 के आसपास कंपनी को देना पड़ता था। किसान के पास केवल 1/3, 1/3 के आसपास बचता था। ऊपर से जमींदारों का शोषण, कंपनी का शोषण, साहूकारों का शोषण, और कैश सिस्टम, नगद व्यवस्था इन्होंने नगद में वसूली कर दी थी। तो इसकी वजह से जो किसान थे, जो कृषक थे, वो बाजार व्यवस्था से जुड़े, मार्केट सिस्टम से जुड़े। तो एक जो एग्रीकल्चर का वो बैलेंस था, वो सारा का सारा बैलेंस छिन्न भिन्न हो जाता है, सारा का सारा बैलेंस टूट जाता है। इस रेवेन्यू सिस्टम में अंग्रेजों ने एक काम किया था कि जो ज़मीनें होती थी, ज़मीनों का मालिक किसानों को माना, जैसे रैयतवाड़ी में। तो इससे ज़मीन के मालिक किसान होता तो उसको ज़मीन खेत खरीदने बेचने का अधिकार हो गया। तो जब खेती बाड़ी मुश्किल आने लगी तो किसानों ने अपनी ज़मीनें बेचनी शुरू कर दी, और ऐसे लोगों के पास ज़मीनें गई जो शायद अच्छे किसान नहीं थे, या जमींदारी व्यवस्था में जमींदारी ऐसे लोगों को मिलती थी कि जो योग्य जमींदार नहीं थे, वो ज़मीनों का ढंग से आकलन नहीं कर पाते थे। तो इससे जो हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था थी बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई, बिल्कुल टूटती चली गई। कि गांव का जो एक सिस्टम था, क्योंकि गांव अपने आप में बिल्कुल आत्मनिर्भर हुआ करते थे। कैश सिस्टम जुड़ने की वजह से गांव अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़े। अब सारी बाजार की चीज़ें गांव तक पहुंचने लगी। कैश क्रॉप्स, नकदी फसलों का उत्पादन अंग्रेज़ों ने बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से जो खाद्यान्न फसलें थी उनकी उत्पादकता कम हो गई थी और किसान अपनी ज़मीनें बेचने लगे थे। तो इससे गांव का एक संतुलन था वो बिल्कुल ख़राब हो गया। संतुलन ख़राब होने का मतलब है कि जैसे खुद एक अंग्रेज़ों का ही स्टेटमेंट था कि इस नश्वर संसार में अगर कुछ अमर है तो वो है भारत के गाँव। क्योंकि भारत के गांव ऐसे हैं जो आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं। आत्मनिर्भर शब्द वैसे भी आजकल बड़ी चर्चा में, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देश को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो ये आत्मनिर्भर हमारे देश में बहुत पहले से रहे ये गांव थे। इनको बाहरी दुनिया से कुछ नहीं चाहिए था। बाहरी दुनिया से बस 2 चीज़ें इनको चाहिए थी, एक नमक और दूसरा लोहा। नमक और लोहे के अतिरिक्त बाकी जितनी व्यवस्थाएं होती थी गांव में खुद होती थी। गांव में बढ़ई होते थे जो लकड़ी का काम करते थे, गांव में राजमिस्त्री होते थे जो लोगों का मकान बनाने का काम करते थे, गांव में दर्जी होते थे जो लोगों के कपड़े सिलते थे, गांव में बुनकर होते थे जो धागे बनाते थे और धागों से कपड़ा बनाते थे, गाँव के अपने कुम्हार होते थे जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, गांव के अपने चर्मकार होते थे, चमड़े के जूते और चमड़े के बाकी चीज़ों का काम काज करते थे, गांव के अपने लोहार होते थे जो लोहे की कारीगरी, बर्तन और बाकी सारे काम करते थे, गांव में किसान होते थे। तो गांव अपने आप में आत्मनिर्भर था, इनको बाकी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था। और पहले एक सिस्टम चला करती थी, जजमानी व्यवस्था चलती थी। तो जजमानी व्यवस्था में क्या होता था कि जो बाकी जो शिल्पी वर्ग था जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती थी, उनको भी अनाज की समस्या नहीं होती थी।
ना। जजमानी सिस्टम में क्या होता था कि जैसे गांव में कोई ज़मीन वाले आदमी है, कुछ के पास ज़मीन है, कुछ के पास ज़मीन नहीं है। जो नाई है, धोबी है, दर्जी है, या चर्मकार है, या कहार है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, लेकिन उसको खाने का संकट नहीं था, क्योंकि जब अनाज कटता था तो सबका हिस्सा बारी बारी से दे दिया जाता था। वो आते थे भाई मिट्टी के बर्तन, वो समय पर पहुंचा गया, दर्जी ने समय पर कपड़ा सिल दिया, नाई समय पर आके दाली वाल बना के चला गया, और जब अनाज हुआ, अनाज का एक हिस्सा सब में बराबर से बांट दिया जाता था। तो इससे उनको खाने का संकट नहीं था और रोजगार का संकट नहीं था। गाँव में ही उनको रोजगार अवेलेबल था। बढ़ई अपना लकड़ी काट रहा है, बना रहा है, और उसको बदले में भोजन मिल जाता है। भाई गाँव के जो ज़मीन वाले लोग हैं वो अनाज दे देते हैं उसके बदले में। तो अभी भी बार्टर सिस्टम जो था, वस्तु विनिमय पहले जो जिसको कहा जाता है कि सेवाओं के बजाय सेवाओं में आपस में लेन देन हो जाता है, मुद्रा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी भी गांव में कई जगह चलता है कि 1 किलो गेहूँ बराबर 3 किलो चावल, तो लेन देन हो जाता था। तो आपस में इस करेंसी का ज़रूरत नहीं पड़ता था। गांव को रोज़गार अपने आप अवेलेबल थे। जिनके पास ज़मीनें नहीं थी उनको भी खाद्यान्न सुरक्षा थी, और उनके आने वाली पीढ़ियों को, क्योंकि जजमानी चलती थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला करते थे, तो कोई रोजगार का संकट नहीं था। लेकिन जब खेती किसानी करना मुश्किल हो गया, लोगों ने खेतों को बेचना शुरू कर दिया, लैंड की शिफ्टिंग करनी शुरू कर दी, तो इसके भाई जब लोगों के पास खुद ही अन्न खाने को अनाज नहीं होगा तो दूसरे को कहाँ से देगा? वो धोबी कहाँ देगा? वो दर्जी को कहाँ से देगा? वो कहार को कहाँ से देगा? तो उनको खाने का क्या हुआ? संकट हुआ। रोजगार का संकट गांव में उत्पन्न हुआ, और लोगों का पलायन अब ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ प्रारंभ हो चुका था, और गांव की जो अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे करके टूटनी शुरू हो गई थी, क्योंकि अब गांव आत्मनिर्भर नहीं रह गए थे। अंग्रेजों ने इनको शहरों से, बाजार व्यवस्था से, हमारी करेंसी सिस्टम से, हमारी मुद्रा व्यवस्था से बिल्कुल बुरी तरीके से जोड़ के रख दिया था। तो इससे रोजगार का संकट, कृषि का संकट, खाद्यान्न का संकट, और जो गांव का एक संतुलन था वो बिगड़ता चला गया। पहले जो गांव में खेती बाड़ी होती थी तो वो खाद्यान्न, जो फूड ग्रेन्स होते थे, खाद्यान्न बहुलता से उपजाते थे, और अगर कोई बाढ़ सूखे की भी स्थिति आती थी तो इतना अनाज होता था कि भाई किसान अपना खा पी सकता है और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है साल भर तक। लेकिन क्योंकि कंपनी को भारत से कच्चा माल चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था, अपने फैक्ट्रियों के लिए कपास चाहिए था, तो उन्होंने कॉटन की खेती को बढ़ावा दिया। उन्होंने तंबाकू की खेती को, अफीम की खेती को, चाय, कॉफ़ी, मसाले, तो ये जो कैश क्रॉप्स है, नगदी फसलों को बढ़ावा अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरीके से दिया, क्योंकि इससे अंग्रेजों को फ़ायदा होता था। तो खाद्यान्न संकटों जो फसलें होती थी उनका उत्पादन घटता गया, नगदी फसलों का उत्पादन और उनका क्षेत्र बढ़ता चला गया। और भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश, तो बड़ी जनसंख्या को पेट भरने के लिए खाद्यान्न तो चाहिए, तो खाद्यान्न का भी समस्या उत्पन्न होने लगा, क्योंकि किसान अब नगदी फसलों से जुड़ने लगे, कैश क्रॉप से जुड़ने लगे। तो एक जो ग्रामीण संतुलन इन अंग्रेजों ने सबसे बड़ी बात थी वो तोड़ के रख दिया। भूखमरी बार बार आने लगी, अकाल, सूखा, ये सब अब बारंबारता, इनकी फ्रीक्वेंसी अंग्रेजों की नीतियों की तरफ से की वजह से बढ़ने लगी, क्योंकि जो एक सदियों से चला आ रहा संतुलन था, जो बैलेंस था, वो इन्होंने बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया। अब इस संतुलन के बिगड़ने की वजह से, यानी जब बेसिक, क्योंकि पूरा हमारा सिस्टम जो था वो गांव पर ही निर्भर करता था, और जब नीचे का बेस ही टूटा तो ऊपर का सारा सिस्टम बिल्कुल हिल के रह गया, बिल्कुल टूटना शुरू हो गया। तो अंग्रेज़ों की जो रेवेन्यू की जो पॉलिसी थी, जो भू राजस्व की नीति थी, इसने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। तो इससे खेती किसानी करना बिल्कुल असंभव सा हो गया, बिल्कुल इम्पॉसिबल। तो लोगों के अंदर अब धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ डिससेटिस्फेक्शन होना अभी शुरू हो रहा था, और ज़्यादा जब खेती बाड़ी जब ख़त्म होने लगी, लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी। और उस समय एक नई जब अपॉर्चुनिटी चल रही थी कि जैसे जैसे भारत में अंग्रेज़ों का साम्राज्य बड़ा होता चला जा रहा था, तो इनको अपने साम्राज्य के लिए सिपाही की ज़रूरत पड़ती थी, सिपाहियों के छोटे पदों पर काम करने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन की उतनी पॉपुलेशन नहीं थी कि वो भारत आए और सारे सेना में भर्ती हो सके। आज भी भारत ब्रिटेन से 10 गुना 11 गुना बड़ा देश है। इतने बड़े देश पर कंट्रोल करना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जो छोटे पद होते थे सेना के, उसमें भारतीयों को भर्ती करना शुरू कर दिया, क्योंकि रोजगार का संकट था ही, खेती बाड़ी हो नहीं पा रही थी। तो अंग्रेजों के इस रेवेन्यू सिस्टम की वजह से हुआ क्या कि लोगों ने अपनी ज़मीनें बेचनी शुरू कर दी, और अपनी ज़मीनें बेच के
अब दो तरीके से व्यवस्था हो पूरी। जो निचली जाति के लोग थे वो लोग खेतिहर मजदूर बने, ज़्यादातर जो दूसरों खेतों में मजदूरी करने लगे, क्योंकि खेतिहर मजदूर बनते थे तो जो भी शाम को अनाज और रुपया मिलता था, जो भी 54 रुपया मिलता था वो तो अपना होता था, उसमें कोई टैक्स नहीं देना होता था, कोई बाढ़ सूखे का रिस्क नहीं होता था। तो लेकिन जो अपर कास्ट था, जो ऊंची जाति के लोग थे, उनके सामने एक समस्या थी कि वो खेतिहर मजदूरी नहीं करना चाहते थे। तो वो जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोग शिफ्ट होना शुरू हो गए किधर, सेना की तरफ। यानी इस रेवेन्यू सिस्टम में बदलाव की वजह से जो निचली जाति के लोग थे वो लोग गए खेतिहर मजदूरी की तरफ, और जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोग शामिल हुए सेना में। अब अपर कास्ट सेना में शामिल हुआ तो जरूर, कुछ समय तक तो ठीक ठाक चला, क्योंकि सेना में जब गए तो सेना में पहली बार तो कैश में सैलरी मिलती थी, तो उनका वो दिक्कत खत्म हुआ पैसे का। दूसरा, थोड़ा वर्दी मिल जाती थी, वर्दी पहन के थोड़ा और चौड़े होकर घूमते थे मार्केट में, तो थोड़ा सा इज्जत मोकाल टाइट होता था। और तीसरी बार थोड़ा हथियार मिल जाता था, बंदूक राइफल वगैरह उनके हाथ में होती थी, तो जिससे थोड़ा सा और उनका मार्केट बनता था। तो अपर कास्ट थोड़ा और छाती चौड़ी करके घूम रहा था, क्योंकि उसको पैसा भी मिल रहा था और वर्दी भी मिल रही थी और रुतबा भी मिल रहा था। तो अपर कास्ट सेना में जाना शुरू हुआ। अब सेना में कुछ समय तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन सेना में फिर वहाँ फिर एक नया संकट खड़ा हुआ। अब सेना में क्या संकट खड़ा हुआ अपर कास्ट के सामने, क्योंकि सेना में क्या था कि सब बराबर थे। सोसाइटी में जब ये लोग थे अपर कास्ट के लोग, तो सोसाइटी में पैसा तो नहीं था, लेकिन अपर कास्ट का एक प्रिविलेज था, एक विशेषाधिकार था। विशेषाधिकार का मतलब एक रिस्पेक्ट था अपर कास्ट का। अब अगर पंडित जी लंबा सा टीका और लंबी सी चुटिया लहराते हुए 50 लोग की भीड़ से गुजरते थे, तो 10 लोग दुआ सलाम करते थे, हाथ पर जोड़ते थे, उनका पैर छुआ जाता था, गुरुजी कहते थे। मौलवी साहब लंबी सी दाढ़ी लहराते हुए जब 20 लोग की भीड़ से गुजरे तो 10 लोग दुआ सलाम करेंगे। और वही सेना में गए तो पता चला सेना में टीका चुटिया बिल्कुल साफ कर दी गई, मौलवी साहब की दाढ़ी बिल्कुल साफ कर दी गई, सब बिल्कुल एक बराबर, कोई प्रिविलेज नहीं मिल रहा है। एक ही थाली में सब खा रहे हैं, एक ही तरीके का कपड़ा पहन रहे हैं, एक ही तरीके का बर्तन, और सब लोग एक साथ उठ बैठ खा पी रहे हैं। तो इससे अपर कास्ट जो ऊंची जाति का जो प्रिविलेज था सेना में वो खत्म होने लगा। अब पता चला कि अर्थव्यवस्था वैसे अंग्रेजों ने खराब कर दी, जो इनकी खेती किसानी वो छीन ली थी, उसको छोड़ के जब सेना में आए तो पता चला वहाँ पर इनका सम्मान जो था, इनका रिस्पेक्ट था, वो खत्म हो रहा था। क्योंकि सोसाइटी में इनकी बड़ी इज्जत होती थी। पंडित जी भले ही फटी धोती पहने, फटा कुर्ता पहने, लेकिन अगर खाना खाने किसी के यहाँ जाएंगे तो उनकी बड़ी इज्जत होगी, उनको अच्छी जगह पर बिठाया जाएगा, उनको साफ़ सुथरा कपड़ा दिया जाएगा, साफ़ सुथरा उनको भोजन दिया जाएगा, उनके लिए उत्तम व्यवस्था की जाएगी। भले ही कपड़े फटे हों, लेकिन उनको रिस्पेक्ट फुल मिलेगी। जबकि सेना में गए तो सारे रिस्पेक्ट खत्म, सबके सब बिल्कुल बराबर, एक बराबर, कोई अप एंड डाउन नहीं। तो इससे जो अपर कास्ट का जो प्रिविलेज था वो प्रभावित होने लगा, और सेना में सब बराबर हो गए थे। कोई दिक्कत, कोई जो है कि उनको पूछ ही नहीं रहा, बिना टीका बिना चुटिया के घूम रहे हैं वो लोग, कोई दुआ सलाम नहीं, कोई हाथ पैर नहीं जोड़ा है, कोई उनको पाँव नहीं छू रहा है। अब अपर कास्ट इसी में परेशान है। अपर कास्ट को भोजन थोड़ा कम मिले, लेकिन 10 लोग दुआ सलाम करते रहे, हाथ पैर जोड़ते रहे, तो उसी में खुश रहते थे, आशीर्वाद दे के दिन भर में 20 लोगों को तो खुश रहते थे। अब कोई ना पाँव छू रहा है, ना कोई इज्जत दे रहा है, तो आशीर्वाद देने को मिल ही नहीं रहा है, तो उनको समस्याएं होने लगी। तो धीरे धीरे अपर कास्ट के लोग अब जो सेना में शामिल हुए थे, उनके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा अब भरना शुरू हो गया। यानी अब किसानों के अंदर असंतोष इस अंग्रेजों की नीतियों के कारण, और जो सिपाही थे उनके अंदर भी अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष फैलने लगा। धीरे धीरे करके जो असंतोष फैला, और भी अंग्रेजों ने अपनी जो बहुत सारी नीतियाँ बनाई, जिसके खिलाफ लोगों का गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ने लगा। जैसे अंग्रेजों की जो राजनीतिक नीतियाँ थी, जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ थी, जैसे एक आपको बताया था वेलजेली ने सहायक संधि स्वीकार की, सहायक संधि की व्यवस्था चलाई, सब्सिडियरी अलायंस। तो जो सब्सिडियरी अलायंस की व्यवस्था वेलजेली ने चलाई, सहायक संधि की व्यवस्था चलाई, तो उसमें उसने क्या किया कि राजाओं से तेजी समझौते करने शुरू किए, और सबसे पहले हैदराबाद को उसने सहायक संधि के अंदर डाला। हैदराबाद आया, फिर मैसूर आया, फिर तंजौर आया, फिर अवध आया, फिर पेशवा आया, फिर बराड़ आया, तो धीरे धीरे करके उसने मिलाना शुरू कर दिया। तो जब इससे उसने मिलाया तो उससे क्या हुआ कि जो राजा थे, राजा लोगों की शक्तियाँ कम होने लगी। राजा को अपने सैनिकों की छटनी करनी पड़ती थी, राजाओं को अपने खर्चे कम करने पड़ते थे, विदेश नीति अंग्रेजों के ऊपर निर्भर हो जाती थी। तो जब वो सैनिकों की छटनी करते थे, राजाओं की अपनी आमदनी कम हो जाती थी, जब उनके खर्चे कम हो जाते थे, तो उनके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग होते थे, जो निर्भर लोग होते थे, वो तो बेरोजगार होंगे, फिर वो क्या करेंगे। तो उससे उन लोगों के अंदर भी समस्या होती थी, और खुद राजाओं की जो स्वतंत्रता थी, राजाओं का जो स्वाभिमान था, उसका मान वर्धन बुरी तरीके से अंग्रेजों ने किया। कि जैसे मुगल बादशाह
जो थे पहले जब मुग़ल बादशाह के समय अंग्रेज आते थे तो सुजदा पे बोस करते थे, नज़र देते थे, पूरा गिफ्ट वगैरह दे के उनसे मिलते थे। लेकिन जब मुग़ल बादशाहों की स्थिति खराब हुई 1826 में जब एमहस्ट आया तो मुग़ल बादशाह अकबर शाह सेकंड से बिल्कुल बराबरी के लेवल पर मिला। कोई रिस्पेक्ट नहीं की बादशाह की, कोई इज्जत नहीं की, तो इससे बादशाह के अंदर भी गुस्सा जागा। तो इनका जो राजनीतिक नीति था, व्यवहार जो था, वो शासकों के प्रति अब क्रूर होता चला जा रहा था, खराब होता चला जा रहा था। उसी में जो गवर्नर जनरल था डलहौजी जब आया तो उसको ये राजा महाराजा ये सब दिखावा पसंद नहीं आता था। वेलजली ने तो कुछ गनीमत की थी कि राजाओं से संधि स्वीकार करके राजाओं को कम से कम रखा था। डलहौजी को वो भी पसंद नहीं आता था। उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, रफगत का सिद्धांत यानी हड़प नीति अपनाई कि सीधे कुछ भी करके बस उनकी नीति हड़प, बस राज्य हड़प लो। उसने कहा कि बीस राजा नवाब या नरेश का कोई वैध उत्तराधिकारी, कोई लीगल सक्सेसर यानी अपना कोई बेटा नहीं होगा तो उस राजा नवाब या नरेश के मरने के बाद उसके राज्य को ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा मान लिया जाएगा। अब भारत के हजारों ऐसे राजा नवाब नरेश हुआ करते थे जिनके अपने बेटे नहीं हुआ करते थे। अब उनके बेटे नहीं होते थे तो उनके मरने के बाद पता चला उनका जो क्षेत्र था वो सब मिला लिया जाता था ब्रिटिश एम्पायर। अब बम्बई में एक इनाम कमीशन, बम्बई स्टेट में एक इनाम कमीशन बनाया गया था। इनाम कमीशन ने रिपोर्ट दी कि 20,000 जागीरें ऐसी हैं जिनको सीधा सीधा जब्त कर देना चाहिए, जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं। सोचिए, इनाम कमीशन की रिपोर्ट पर अंग्रेजों ने 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया था। अब इसी में जो इन लोगों ने जब जागीरों को हड़पना शुरू कर दिया, जिसमें पेशवा था झांसी था। झांसी के राजा थे गंगाधर राव। जब गंगाधर राव की मौत हुई तो जब राजा गंगाधर राव की मौत हुई झांसी के, तो उनके कोई लड़का नहीं था, उनका कोई पुत्र नहीं था। तो उनके मरने के बाद 1853 में डलहौजी ने झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय की घोषणा कर दी। तो जब डलहौजी ने झांसी का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया, इस बात का विरोध उनकी विधवा, राजा गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने किया। रानी लक्ष्मीबाई थी तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दामोदर राव नाम के एक लड़के को गोद ले लिया, अपना दत्तक पुत्र बना लिया और कहा कि दामोदर राव हमारा दत्तक पुत्र है, राजा का लड़का, हमने इनको गोद लिया है और झांसी हमारी लौटा दी जाए। डलहौजी ने मना कर दिया कि मैडम ये वाला नहीं, ओरिजिनल वाला चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी गोद ले ले तो हम वापस कर देंगे राज्य आपका। अब केवल बेटा न होने की वजह से झांसी छीन ली गई। अब उन्होंने दत्तक पुत्र लिया, रानी ने बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन डलहौजी नहीं माना, तो इससे रानी साहिबा नाराज हो गई। जो अंतिम पेशवा थे बाजीराव सेकंड थे, तो उनके जो बेटे थे, जब उनकी मौत हुई तो उनके बेटे थे नाना साहब। नाना साहब की पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी। पेशवा के साथ समझौता किया गया था 1818 में। उनको कानपुर के पास कानपुर के पास एक जगह है बिठूर में उनको रखा गया था और उनके समझौता किया गया था कि 8 लाख रुपये पेंशन पेशवा को दिया जाएगा। लेकिन जब पेशवा की मौत हुई, उनके बेटे नाना साहब जब गद्दी पर बैठे तो उनकी 8 लाख की पेंशन बंद कर दी गई। तो उन्होंने क्लेम किया कि भाई हमारी पेंशन दी जाए। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये पेशवा से व्यक्तिगत संधि है, पेशवा पद से नहीं, उनसे व्यक्तिगत रूप से संधि है, इसलिए आपको पेंशन नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम उनके वैध उत्तराधिकारी हैं। अंग्रेजों ने कहा कि आप उत्तराधिकारी नहीं, आपके पिता ने आपको गोद लिया है। तो उन्होंने कहा कि भाई, नाना साहब ने कहा कि भाई हमको गोद लिया चाहे नहीं लिया हमको नहीं पता, लेकिन आपको पहले पता चल गया। तो कहा नहीं भाई, आप गोद लिया गया इसलिए आपकी संपत्ति, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाई गोद लिया 30 साल पहले लिया और कानून आपका आज बना है और 30 साल पहले हमें गोद लिया गया, आज के कानून पर कैसे काम चल सकता है। उनकी तमाम दलीलों को अस्वीकार करते हुए उनकी पेंशन बंद कर दी गई। तो जब नाना साहब की पेंशन बंद हुई तो वो भी नाराज हुए। अच्छा खासा उनको 8 लाख का पेंशन मिलता था जब तक पिताजी जिंदा थे। उसके बाद मर गए तो पता चला 8 लाख की पेंशन बंद होगी, तो नाराज तो होना ही था उनको। तो धीरे धीरे जिसका ये अंग्रेज छीनते चले जा रहे थे, वो राजा महाराजा, वो नवाब नरेश अंग्रेजों के खिलाफ अब माहौल बना रहे थे। उनके खिलाफ अब गुस्से की भावना इन लोगों के अंदर भड़कनी शुरू हो गई। कई बार अंग्रेज भी झटका खा जाते थे। जैसे जब कर्नाटक के नवाब की मौत हुई, तो कर्नाटक के नवाब की मौत जब हुई तो कर्नाटक के नवाब का कोई लड़का नहीं था। और जब कर्नाटक का विलय करने के लिए ब्रिटिश अफसर कर्नाटक के नवाब के महल के पर हमला जब पहुंचते हैं तो पता चला कर्नाटक के नवाब की 17 रानियों से 31 लड़कियाँ, एक भी लड़का नहीं। पता नहीं क्या खाता था ना। तो सारी लड़कियों का दर पकड़ के अंग्रेजों ने फिर शादी करवाई कि कहीं कोई उत्तराधिकारी पैदा ना हो जाए इनमें से। तो अंग्रेज भी कच्चा खा गए। नवाब के साथ इतनी लड़कियाँ पैदा करवाया, कर डाला, एक भी लड़का नहीं बना नवाब। ये भी होता था कई बार। तो धीरे धीरे जिनका ये छीनते चले गए, उनके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता चला गया। कई बार अंग्रेजों ने अपनी इस नीति को भी फॉलो नहीं किया। अंग्रेज इस नीति को फॉलो नहीं करने का मतलब है कि जैसे एक रियासत थी अवध,
अवध ने पहले ही 1801 में ही सहायक संधि अंग्रेजों से स्वीकार कर ली थी और कोई दुश्मनी नहीं थी। अवध को कहा जाता है कि अंग्रेजों की धाय माँ थी, अंग्रेजों को बहुत दूध पिलाया, अवध ने बहुत धन दौलत दिया और अवध की कोई गलती नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, अवध का जो नवाब था, अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, नवाब का हिसाब किताब ठीक था, वो लड़का पहले से पैदा करके रखा हुआ था, यानी नवाब था, ब्रिजेश कादिर नाम का उसका लड़का था और नवाब भी जिंदा था। इसके बावजूद 1856 में 1856 में अवध का विलय किया गया। अब जब अवध का विलय किया गया और अवध के विलय के लिए भाई नियम इन्होंने बनाया था कि जब किसी राजा नवाब या नरेश का बेटा नहीं होगा तो उस राजा नवाब या नरेश के मरने के बाद उसके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा माना जाएगा, उसके राज्य को मिलाया जाएगा। लेकिन अवध के साथ तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अवध का नवाब भी जिंदा था और उसका बेटा भी था। इसके बावजूद अवध का विलय हुआ। तो डलहौजी ने बताया कि कुप्रशासन वहाँ पर हो गया था, शासन प्रशासन बिल्कुल सड़ चुका था, इसलिए खराब प्रशासन को आधार बनाते हुए हम अवध का विलय कर लेते हैं। तो फिर लोगों का गुस्सा और चरम पर पहुंचा। भाई ये क्या बात है कि भाई जब आपने नियम बनाया है कि लड़का नहीं होगा, तब यहाँ तो लड़का भी है, अभी नया नियम आ गया कि भाई कुप्रशासन होगा तो भी मिलाया जा सकता है, ये तो नियम नहीं था। तो जब अवध का विलय हुआ तो लोगों का गुस्सा अपने चरम तक पहुंच गया था, यानी अब बहुत हो चुका, ये लास्ट था, अवध लास्ट था, इसके बाद तो विस्फोट हुआ ही हुआ। ठीक, चलिए, तो अंग्रेजों की ये जो हरकतें थी, इन हरकतों की वजह से लोगों के दिमाग में अंग्रेजों के खिलाफ एक नकारात्मक छवि अंग्रेजों की बन चुकी थी, एक नकारात्मक छवि बनी, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और जब अंग्रेजों की एक नकारात्मक छवि बनी तो इसकी वजह से अंग्रेजों ने कुछ सही काम भी किए, यानी ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने भारत में ज़्यादातर काम उनके गड़बड़ थे, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ ढंग के भी काम भारत में किए थे, उसका भी विरोध शुरू हुआ। जैसे एक बार आपके दिमाग में किसी के लिए गलत बन जाता है कि आदमी गलत होगा, अब वो आदमी गलत आपने सोच लिया, अब वो लाख सही काम करे लेकिन आपके दिमाग में बन गया कि वो गलत है तो है, वो सही काम भी करे, लगता है कुछ गलती कर रहा होगा जानबूझ के। यही अंग्रेजों के साथ भी हुआ। अंग्रेजों ने इतने गलत काम भारत में कर दिए थे कि कुछ इनके सही काम भी थे जिसका विरोध हुआ। जैसे 1829 में 1829 के में विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल था। उस विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, जो सती प्रैक्टिस थी उसको बैन कर दिया। तो जब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा तो इसका विरोध हुआ। वही सती प्रथा पर बैन लगाना तो ठीक था, और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास भारत से ही हुए थे। राजा राम मोहन राय ने अच्छा खासा प्रयास किया सती प्रथा पर बैन लगाने के। हालांकि राजा राम मोहन राय ने प्रयास बहुत पहले से नहीं किया, उन्होंने प्रयास तब किया कि जब उनके अपने बड़े भाई की मौत हो गई। जब राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की मौत हुई तो उनकी भाभी जी को उनकी आंखों के सामने उनकी इच्छा के विपरीत जबरदस्ती सती कराया गया। तो उन्होंने तड़प के मरते हुए देखा अपनी भाभी। ऐसा नहीं था कि सती प्रथा भारत में पहले नहीं थी या राजा राम मोहन राय ने अचानक एक दिन थे और सती प्रथा का विरोध करना शुरू कर दिया। सती प्रथा पहले भी थी, लेकिन वही था कि इनको उस तकलीफ का, उस दर्द का अंदाजा नहीं था, पहले चल रही थी, उनके साथ नहीं हो रहा था। कहते ना, अकल तब आती है जब खुद को ठोकर लगती है, दूसरों को ठोकर लगने से अकल नहीं आती। तो वही उनके साथ हुआ। भारत में सती प्रथा पहले से चल रही थी, राजा राम मोहन राय जी को उसका अंदाजा नहीं लग रहा था। अंदाजा कब लगा? जब खुद उनके बड़े भाई की मौत हुई, उनके भाभी जी को सती कराया गया, तब उनको लगा कि भाई सती प्रथा गलत चीज़ है और इसके खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया, खैर चलाया। तो जब सती पर बैन लगा, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया इन अंग्रेजों ने, तो इसका भी विरोध किया गया। लोगों को लगा कि ये अंग्रेज अब हमारे घरेलू मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं। लोगों को लगता था कि सती निजी मामला है, घरेलू मामला है, अंग्रेजों को इस घरेलू मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यानी सती पर बैन लगाना अंग्रेजों का एक सही कदम था, इसके बावजूद लोगों ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में अंग्रेजों के खिलाफ एक गलत नेगेटिव छवि बन चुकी थी। अब अंग्रेज गलत करेंगे मतलब करेंगे, भले ही सही बात करें लेकिन गलत है। कहते ना, अब गलत है तो है, अब वो सही भी करेगा तो भी गलत लगेगा। ठीक, तो जब ये चीज़ें होने लगी, जैसे एक पहले ठगी प्रथा हुआ करती थी,
ठग जो होते थे पहले, उस ठगों पर भी बैन लगाया गया। कर्नल स्लीमैन ठगों के बारे में आपको बताएं। ठग जो होते हैं, तो जैसे आजकल के ठग आप लोग सुनते होंगे, तो ये वाले ठग वो वाले ठग नहीं है जो आजकल वाले ठग आप सुनते हैं कि लोगों का पैसा रुपया थोड़ा बहुत बेवकूफ़ बनाने वाला ठग नहीं था। कर्नल स्लीमैन जिसने ठगों का दमन किया था, इसी विलियम बेंटिक के समय ही कर्नल स्लीमैन उसका नाम था। तो कर्नल स्लीमैन ने अपनी बायोग्राफी में इन ठगों के बारे में बहुत डिटेल में बताया कि ठग क्या थे, कैसे थे, किस तरीके से वो लोग काम करते थे। तो स्लीमैन ने ही अपनी बायोग्राफी में बताया कि जो ठग होते थे वो छोटे मोटे नहीं होते थे, उनका पूरा समूह होता था, पूरा ग्रुप होता था, 100-125 लोग उनके ग्रुप में होते थे। और उन ग्रुपों के कुछ जो मुखबिर होते थे, जो खबर देने वाले होते थे, वो शहरों में घूमते रहते थे। और जैसे उनको कोई सूचना मिलती, जैसे कोई सूचना मिली कि भाई बनारस से कोई व्यापारिक काफिला है, वो कलकत्ता जा रहा है, तो वो जो मुखबिर होते थे, जैसे उनको खबर लगती तुरंत वो आते थे, अपने ग्रुप को सूचना देते थे कि फला तारीख को 12 कोई व्यापारिक काफिला गुजर रहा है, अब उस पर हमला करने के लिए लोग योजना बनाते थे। और वे क्या करते थे, ठग रास्ते में घात लगाते थे, एम्बुश लगाते थे और घात लगा के बैठते थे, और जैसे ही वो काफिला गुजरता था उस पर पूरा वो हमला कर देते थे। और पूरा का पूरा काफिला साफ, मतलब यहाँ से व्यापारिक काफिला तो चला लेकिन बीच में ही गायब। बनारस से कोई मान लीजिए कि बारात जा रही, बनारस से इलाहाबाद बारात जानी, रास्ते में ठगों ने घात लगाया, पूरा बारात साफ, कुछ भी नहीं छोड़ते थे। और स्लीमैन खुद लिखता है कि ठगों की मुखबिरी और उनका कामकाज करने का तरीका इतना परफेक्ट था कि ठगों का सक्सेस रेशियो 100% था। 100% का मतलब कि ठग अगर घात लगा के बैठे तो लूट के ही हटते थे, बीच में नहीं छोड़ते थे वो ठग। तो और उनका पूरा सिस्टम होता था। जैसे ठगों की एक और ख़ास बात होती थी कि ठग कभी भी खून नहीं बहाते, खून खराबा ठगों की निशानी नहीं होती थी। ठग कभी भी खून नहीं बहाते थे और खून खराबा वो लोग नहीं करते थे। और ठगों की जो सबसे खास निशानी होती थी, उनका जो पहचान होता था, ठगों की पहचान, उनको जो पहचाना जाता था कि जैसे बहुत पुरानी फिल्में देखें, 60-70 के दशक की पुरानी फिल्में अगर आप देखें, तो पुरानी फिल्मों में आप देखें कुछ कैरेक्टर होते थे जो गले में कॉलर के नीचे वो रुमाल टांगते थे, नहीं रुमाल टांगते हैं। तो जो गले में कॉलर के नीचे रुमाल टांगते हैं, ऐसे कैरेक्टर को फिल्मों में जब दिखाते हैं, आप देखे होंगे फिल्मों में, बहुत सारी पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता है। तो जो गले में कॉलर के नीचे जो रुमाल टांगने वाले जो कैरेक्टर होते हैं, वो एक तरीके से जैसे गुंडा बनवास टाइप से, गुंडे वाली फीलिंग है तो गुंडा टाइप से खराब कैरेक्टर माने जाते हैं। तो ये गले में कॉलर के नीचे जो रुमाल वाला कॉन्सेप्ट था, ये ठगों की निशानी होती थी। और ठग क्या होते थे कि गले में लाल रंग का वो बड़ा रुमाल लगते थे, रेड हैंकरचीफ, और बड़ा रुमाल लगते थे। तो उस रुमाल का वो क्या करते थे, किसी का खून नहीं बहाते थे, बस लाल रुमाल से गला घोंट के मार डालते थे। सीधा निकाला रुमाल, गला घोटा और खत्म। लाल इसलिए लगते कि नाक में उससे थोड़ा बहुत खून निकला तो कुछ देर से पता भी नहीं चला खून निकला। तो ये ठग होते थे और पूरा एकदम कंपनी की तरीके से काम करते। जैसे ही एक खबर जो मुखबिर होता था वो खबर दिया, खबर दे के चला गया, तय समय पर ये बैठ जाते थे। जैसे ही हमला होता था तुरंत 4 आदमी लगे गड्ढा खोदने के लिए, 4 आदमी लगे लोगों का हाथ पीछे से बांध देते, 4 आदमी लगे खाली वो गला घोट रहे हैं और सामान लेते थे, लोगों की लाशें जमीन में ढक के वो भाग जाते थे। तो ये ठग होते थे बड़े बड़े। तो इन ठगों के दमन के लिए विलियम बेंटिक के समय अभियान चलाया गया था और एक कर्नल था स्लीमैन जिसने ठगों का दमन किया। तो जब ठगों का दमन हुआ तो ठग भी फ्री हुए, उनका जब समूह टूटा तो वो भी घूम के जाके अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष फैलाने लगे। वे अंग्रेज चाहते क्या, हम अपने राजा के यहाँ नौकरी न करें, हम अपनी खेती बाड़ी न करें, हम अपना व्यापार व्यवसाय न करें, अब ठगी भी न करें तो करे क्या, मर जाए आदमी। आप न नौकरी करने दे रहे हैं, ना व्यापार करने दे रहे हैं हमको, न राजा के यहाँ नौकरी करने दे रहे हैं, न खेती करने दे रहे हैं। अल्ले दे के ठगी बचा है, बिल्कुल बिना खून खराबे के धंधा था, वो सब चौपट कर दिया। तो ये ठग भी जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बना रहे थे, उत्पात मचा रहे थे। यानी इनकी जो नीति थी धीरे धीरे करके लोगों के अंदर अब गुस्से का कारण बन रही थी। यानी अब ये धीरे धीरे करके अब माहौल बनाने लगे थे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो गुस्सा आ रहा था वो सैनिकों को आ रहा था, क्योंकि अंग्रेजों से सीधा सामना सैनिकों का ही हो रहा था। सैनिक ही सबसे ज़्यादा झेल रहे थे, क्योंकि सैनिक बिल्कुल, मतलब किसान तो थोड़ा दूर थे, सैनिक बिल्कुल झेलते थे। कि वही ब्रिटिश सिपाही होता था उसको सैलरी ज़्यादा मिलती थी, जो भारतीय सिपाही होता था उसको सैलरी नहीं मिलती थी। ब्रिटिश सिपाही कोई गलती करता था तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलती थी, भारतीय सिपाही गलती करता था उसको सजाएं मौत दे दी जाती थी। जब किसी दूसरे देशों के अभियानों पर भेजा जाता था तो ब्रिटिश सिपाहियों को दुगना भत्ता दिया जाता था, भारतीय सिपाहियों को कोई भत्ता नहीं मिलता था। तो सिपाही सबसे ज़्यादा तड़पे थे इन अंग्रेजों से। ठीक, खैर,
तो धीरे धीरे आपको बता रहे थे लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। यानी जब 1757 में प्लासी के मैदान में अंग्रेज़ों ने भारत पर नियंत्रण स्थापित किया और उस दौरान जो उन्होंने अपनी नीतियाँ बनाई, उन्हीं नीतियों का धीरे धीरे करके रिएक्शन होता चला गया, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता चला गया, गुस्सा बढ़ता चला गया। उसके सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण गुस्सा बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ा। अब गुस्सा विस्फोट हो रहा था, विस्फोट होते चला जा रहा था, बढ़ते चला जा रहा था, बढ़ते चला जा रहा था। लेकिन उस विस्फोट को कोई आवाज़ नहीं मिल रही थी, यानी बारूद इकट्ठा होता चला जा रहा था, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन वो प्रेशर का पता सरकार को नहीं चल रहा था। पता नहीं चलने का मतलब है कि जैसे प्रेशर कुकर होता है, तो जो प्रेशर कुकर होता है तो जब उसमें प्रेशर बढ़ जाता है तो सीटी बज जाती है। तो सीटी बजने से क्या होता है कि पता चल जाता है कि खाना तैयार है, और कुकर के अंदर जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, जो अतिरिक्त दबाव है, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। दाल वाल पकाते हैं, चावल पकाते हैं, सीटी बज गई। सीटी बजने का मतलब खाना तैयार है और एक्स्ट्रा प्रेशर बाहर निकल गया। तो उस समय प्रेशर कुकर तो था, यानी प्रेशर तो बन रहा था, लेकिन सीटी नहीं थी। सीटी का मतलब है कि जैसे आज क्या है कि ढेर सारे आप देखिए राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, अन्ना हजारे टाइप के लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, न्यूज़ चैनल वाले हैं, मीडिया है, अखबार वाले हैं, ये सारे लोग हैं। ये सारे लोग समझ लीजिए कि हमारे व्यवस्था में सीटी की तरीके से काम करते हैं। सीटी का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि सरकार ने कोई कानून बनाया या उस कानून में कुछ गलती है, सरकार कुछ गलत काम करने जा रही है। जैसे ही कुछ सरकार के आभास होता है कि आप सुनते होंगे एनसीआर है तो एनआरए है, जाने क्या क्या सरकार सीएए है, तो जैसे ही सरकार ने इसकी योजना बनाई, कानून बनाना शुरू किया, तो तुरंत अखबारों में सरकार के खिलाफ लिखना शुरू हो जाएंगे, तुरंत अपना सरकार के खिलाफ लिखना शुरू हो जाएंगे, न्यूज़ चैनलों पर डिबेट शुरू हो जाएगी, बहस शुरू हो जाएगी, राजनीतिक पार्टियां विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देंगी और अन्ना हजारे धरने पर बैठ जाएंगे। जैसे दिल्ली में शाहीन बाग में धरना शुरू हो गया। तो ये जो राजनीतिक पार्टियों का विरोध शुरू हुआ, या जो अन्ना हजारे जी का धरना शुरू हुआ, या अखबारों में सरकार के खिलाफ लिखना शुरू हुआ, न्यूज़ चैनलों में बहस शुरू हो गई, तो ये क्या है, ये सब हमारे व्यवस्था की सीटी है। इससे क्या होता है कि जो जनता का गुस्सा है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, एक्स्ट्रा प्रेशर रिलीज, और प्लस सरकार को पता चलता है कि गलती कहाँ कहाँ है। तो ये हमारे लिए व्यवस्था में एक सीटी की तरीके से काम करते हैं। कौन, ये न्यूज़ चैनल, ये अखबार वाले, ये सामाजिक कार्यकर्ता, ये राजनीतिक पार्टी। अगर ये ना हो तो समझ लीजिए विस्फोट हो जाएगा, सीटी बजेगी ना। जैसे आपने सुना होगा मिस्र में विद्रोह हो गया, ट्यूनीशिया में विद्रोह हो गया, सीरिया में विद्रोह हो गया। वहाँ पर विद्रोह इसलिए होता है कि वहाँ पर ना ढेर सारे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, ना ढेर सारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, न्यूज़ चैनल इतने स्वतंत्र हैं, ना अखबार इतने स्वतंत्र हैं, वो सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं। तो लोगों के अंदर क्या चल रहा है वो सरकार को पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर क्या है कि इतने सारे सीटी बजते हैं, इतने सारे न्यूज़ चैनल, इतने सारे राजनीतिक पार्टियाँ, इतने सारे राजनीतिक कार्यकर्ता, कि तुरंत वो हल्ला मचाना शुरू करते हैं, यानी प्रेशर बनने से पहले रिलीज कर देते हैं। तो सीटी बजती ही नहीं, तुरंत खत्म हो जाता। तो वही उस समय था कि उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन न उस समय देश में राजनीतिक कार्यकर्ता थे, न उस समय देश में इतने अखबार स्वतंत्र चला करते थे, न इतने जो पत्र पत्रिकाएं स्वतंत्रतापूर्वक चलती थी, न इतने सामाजिक कार्यकर्ता थे जो हल्ला गुल्ला मचाते, जो शोर शराबा मचाते, या जो बताते सरकार को कि सरकार गलती कहाँ कर रही है। पता ही नहीं चल रहा है सरकार को क्या गलती हो रही, कैसे गलती हो रही। यानी प्रेशर तो बन रहा था लेकिन सीटी नहीं बज रही थी। यानी प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, सीटी नहीं बज रही है। तो प्रेशर जब बहुत ज़्यादा होगा कुकर में, सीटी नहीं बजेगी, तो फिर क्या होगा, विस्फोट। और वही जो विस्फोट हुआ, उसी विस्फोट को हम कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। तो ये जो आपको अब तक कहानी समझा रहे थे, सारी कहानियाँ जो पिछली क्लास से लेकर अब तक समझा रहे थे, वो आपको बता रहे थे कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। उसके सामाजिक कारण थे, उसके आर्थिक कारण थे, उसके राजनीतिक कारण थे, और भी छोटे मोटे सैनिक कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये जो आपको बताया, जो रेवेन्यू सिस्टम बदलाव, ये उसके आर्थिक कारण थे। जो कृषि अर्थव्यवस्था है उन्होंने थोड़ी, उसके सामाजिक आर्थिक कारण थे। जो समाज में जो जातिगत भेदभाव हुआ, अपर कास्ट के लोग जो सेना में आने लगे, वो उसके सामाजिक कारक होने लगे। राजा महाराजाओं को छीना, वो उनके राजनीतिक कारण थे।
तो यही सारे कारण मिलकर क्या बनते हैं, विस्फोट। यानी 1857 का जो रिवोल्ट हुआ वो कोई ये नहीं कह सकता कि किसी एक कारण से हुआ, और वो कई सारे कारण थे, कई सारे कारणों का मिला जुला परिणाम था। और वो कारण बनने कब शुरू हुए, 23 जून 1757 प्लासी की लड़ाई के बाद से, यानी पूरे 100 सालों के शोषण के बाद ये विस्फोट होता है, जिसको कहा जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857। अब इसमें भी एक बात कि बारूद तो आपको पता है कि 1757 से इकट्ठा हुआ 1857 तक, यानी 100 सालों तक बारूद इकट्ठा, थोड़ा थोड़ा अंग्रेज अपना बारूद पहले से इकट्ठा कर रहे थे, इकट्ठा हो रहा था। लेकिन केवल बारूद इकट्ठा होने से तो विस्फोट होता नहीं। विस्फोट के लिए क्या होने चाहिए, चिंगारी होनी चाहिए, और केवल चिंगारी से विस्फोट नहीं होगा, उसके लिए बारूद होना चाहिए। तो बारूद पहले से इकट्ठा हो रहा था, चिंगारी का काम किया एक छोटी सी घटना ने। हुआ ही कि 1856 में ही 1856 में ब्रिटेन में एक नई टेक्नोलॉजी आई, और सिपाहियों को जो राइफलें दी जाती थी, पुरानी राइफलें दी जाती थी, उसको ब्राउन बेस राइफलें कहते थे। तो उस ब्राउन बेस राइफलों को रिप्लेस किया गया और उसकी जगह नई इनफील्ड राइफलें आई। तो उन इनफील्ड राइफलों में जो ये सिपाहियों को दी जाती थी, तो पहले क्या होता था कि राइफल में जैसे आज गोली लगती है ना, कारतूस लगते हैं, पहले कारतूस नहीं लगता था। राइफलों के बैरल से सिपाही जो थे वो बारूद भरा करते थे, बाद में कारतूस बनने लगे। तो क्या किया कि कारतूसों का जो पैकेट होता था वो सिपाहियों को कमर में बांध दिया जाता था। सिपाही कारतूस निकालता था, जैसे मान लीजिए कारतूस है, कारतूस निकाला, अब उसका जो ढक्कन हो उसमें कारतूस में बारूद भरी होती थी, उसका ढक्कन वो खोलता था इस तरीके से, फेंक देता था। यानी कारतूस निकाला, कारतूस का ढक्कन धार से खोला और बारूद बैरल में भरा जाता था, और उसके बाद उसको ठोस के फिर वो फायर करते थे, कारतूस फेंक दिया जाता था। तो ये जो कारतूस निकलता था, नई टेक्नोलॉजी थी, आगे से उसको भरा जाता था, उसका ढक्कन दांत से खींचना पड़ता था। तो ये जो कारतूस को खींचा जाता था, तो उस जो जिस मैटर से वो बना था, ये अफवाह फैली, या सही था या गलत था ये तो पता नहीं, लेकिन ये अफवाह फैली कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। अब जैसे ही गाय और सूअर की चर्बी खबर फैली, जो इनको दांतों से खींचना होता था, गाय हिंदू के लिए पवित्र थी और सूअर मुसलमान के लिए हराम था। और सेना में, इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया कि सेना में ज़्यादातर कौन से लोग थे, अपर कास्ट के लोग, ऊंची जाति के लोग। अब ये ऊंची जाति के लोग धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, कि इनको लगा कि अंग्रेज़ों ने हमारी सामाजिक व्यवस्था खराब कर दी, हमारी आर्थिक व्यवस्था खराब कर दी, हमारी राजनीतिक व्यवस्था खराब कर दी, एक लिए दे के धर्म बचा था, ये वो नहीं छोड़ रहे हैं इसे। अब धर्म पर भी टूट पड़ रहे हैं, ये धर्म भी हमारा छीन लेंगे। तो जब धर्म की बारी आई, तब फिर इनका मूड खराब हुआ, धीरे धीरे गुटबाजी होने लगी। अब सिपाही आपस में मिलना शुरू किए कि बहुत हो गया, ये जानबूझ, अब अंग्रेज़ों ने जानबूझ के ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई चाहे नहीं बनाई, लेकिन क्योंकि जैसे बताया कि लोगों के दिमाग में था कि अंग्रेज गलती कर रहे हैं, एक नेगेटिव छवि बनी थी। अब अंग्रेज इस चर्बी वाले कारतूस को जानबूझ के दांतों से छुआना चाहते थे या अनजाने में हो गया, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सिपाहियों को लगा कि नहीं, जानबूझ के किया जा रहा है और ये अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, और ले दे के हमारा धर्म बचा हुआ, अब धर्म हम लोग नहीं छोड़ेंगे। सिपाही गुस्से में आने लगे, धीरे धीरे टीम बनने लगी, बैठकें होने लगी, आपस में मीटिंग करने लगे, और ये संभावना थी कि लगभग 13 मई के आसपास की डेट रखी गई कि मई के आसपास हम लोग विद्रोह करेंगे। और अभी मीटिंग का दौर चल रहा था, सिपाही आपस में मिलने लगे थे, एक सिपाही दूसरे सिपाही बैरक में जा के और रोटी और कमल के फूल के साथ संदेशे देना शुरू कर रहे थे, और एक तैयारी अंदर अंदर चल रही थी। हालांकि बहुत संगठित नहीं था, फिर भी लोगों के दिमाग में था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, करा जाए। लेकिन वही था कि अभी माहौल बन रहा था, सिपाही तैयारी कर ही रहे थे, तब तक घटना घटी 29 मार्च को, 29 मार्च 1857। बैरकपुर छावनी थी, बंगाल में था बैरकपुर, और उस बैरकपुर छावनी में 34वीं पैदल सेना, 34th नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं पैदल सेना के सिपाही थे मंगल पांडे। और मंगल पांडे ने हथियार उठाया अकेले और अपने अंग्रेज एडजुटेंट की हत्या कर दी, और बाकी एक ब्रिटिश अफसर को गोली मार दी। फाइनली, यानी ये घटना कब हुई थी, 29 मार्च को, फाइनली मंगल पांडे को पकड़ा गया, और 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी दे दी गई।
यानी 29 मार्च को उन्होंने गोली मारी और 8 अप्रैल को फांसी दे दी। अब ये मंगल पांडे की घटना के बाद ब्रिटिश सरकार बिल्कुल अलर्ट हो गई। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को भंग कर दिया गया, सारे सैनिकों को हटा दिया गया। अब ये घटना थी, ध्यान रखें क्रांति की शुरुआत नहीं हुई अभी, क्योंकि क्रांति जो होती है वो सामूहिक होती है, एकल प्रयासों से नहीं होती। और यहाँ पर बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे अकेले थे, किसी एक इंसान ने इनका साथ नहीं दिया, अकेले थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिया। और इसी मुद्दे था चर्बी वाले कारतूस का। तो चर्बी वाला कारतूस एक चिंगारी थी। बारूद कब से इकट्ठा हो रहा था? 1757 से पुराने सारे थे, और इसी चर्बी वाले कारतूस ने बारूद का नाम दे दिया और मंगल पांडे ने उसमें आग लगाई। लेकिन संगठित रूप से क्रांति शुरू होती है 10 मई 1857 को मेरठ से। अब मेरठ की क्रांति कैसे होती है, कहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है, इस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।